A new conservatism after 1815। 1815 ईस्वी में वॉर ऑफ वाटरलू की लड़ाई हुई और इस वॉर ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और यूरोपियन पावर्स जीत जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और ये कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट उसी तरह की गवर्नमेंट होती है जो किसी भी तरह के मॉडर्न चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को ही ज़्यादा पसंद करती है, जैसे समाज में ऊंच नीच भेदभाव, चर्च होने चाहिए, लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और वो मोनार्की को पूरी तरह से सपोर्ट करे। जो न्यू कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट आई थी, न्यू कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट पुराने ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट कर कर ही जो है सरवाइव करना चाहती थी और जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उन्हें नापसंद करती थी ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। लेकिन कुछ कंजर्वेटिज्म ऐसे भी थे जो यह चाहते थे कि नहीं, 1815 से पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1815 से पहले वाली गवर्नमेंट में किसी तरह का कोई मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता था। और अगर इस डेट में कंजर्वेटिज्म को ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग होना है तो यह ज़रूरी है, तो उसके लिए जो है कंजर्वेटिज्म को कुछ मॉडर्नाइजेशंस को फॉलो करना होगा। जैसे मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स, डायनेमिक इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्यूडल सिस्टम्स को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के जो भी चेंजेस थे, ये सारे चेंजेस जो है वो कंजर्वेटिज्म एक्सेप्ट करते थे। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था वह ठीक उसी तरह से था कि ये जो है पुराने तौर तरीकों के आधार पर ही गवर्नमेंट को चलाएं। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार तो गया और उस हार के साथ साथ जो है एक नई व्यवस्था जो है वो यूरोप में स्टार्ट हुई। नेपोलियन को हराने वाले जो कंट्रीज थे उसमें ब्रिटेन, रसिया, परसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपियन पावर्स मौजूद थे और इन्होंने मिलकर फ्रांस को हराया और उसके साथ ही जो है एक संधि जो है वो साइन की गई, जिसे नाम दिया गया द ट्रेटी ऑफ वियना। 1815 में जो साइन की गई, इस ट्रेटी में जो है वह फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया गया, यानी फ्रांस की बाउंड्रीज को जो है वो मिनिमाइज कर दिया गया कि फ्यूचर में फ्रांस कभी चाहे तो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड ना कर सके। जैसे कि क्या किया गया कि इसमें नीदरलैंड को जो है वो नॉर्थ डायरेक्शंस में जो है वो रखा गया, फ्रांस के साथ साथ जो है वो जिनेवा, पीडमोंट को जो है वो साउथ में, परसिया को जो है वो वेस्टर्न फ्रंटियर में और ऑस्ट्रिया को जो है वो कुछ ईस्टर्न पोर्शंस जो है वो दिया गया। नेपोलियन के समय में जो 39 स्टेट्स फॉर्म किए गए थे, जिसमें जर्मन स्टेट्स भी थे और फ्रांस के थे, इन्हें एज यूजुअल छोड़ दिया गया। जो मेन मकसद था कि यह जो मेन चेंजेस किए जा रहे थे, फ्रांस को घेरा जा रहा था या कंजर्वेटिज्म को जो है वो स्टोर करके जो है वो मोनार्की पुनः लाया जा रहा था, इसका मुख्य कारण था कि नेपोलियन के समय में जो भी चेंजेस किए गए हैं उन चेंजेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इसके साथ साथ कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी निरंकुश थी, ऑटोक्रेटिक थी। यह कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक होने के पीछे मेन कारण यह था कि यह नहीं चाहती थी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट और खिलाफ जो है वो बोले। इसीलिए जो न्यू कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट 1815 में आई थी, उसने जो है वो पूरे यूरोप में जो है वो सेंसरशिप लगा दिया। यानी सेंसरशिप लगने के बाद जो है वो कोई भी लिबरल हो, नेशनलिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कोई भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्ले में, सॉन्ग्स के थ्रू जो है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी ना तो लिख सकता है, बोल सकता है और ना ही उनके अगेंस्ट जो है वो जा सकता है। यही कारण था कि फ्रांस में रिवॉल्यूशंस के दौरान जो है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है
अगेंस्ट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो लिबरल नेशनलिस्ट का एक महत्वपूर्ण डिमांड यह भी था कि देश से जो है वो सेंसरशिप को जो है वो पूरी तरह से हटा दिया जाए।